हेलो एवरीवन। अब हम बात करते हैं उस चैप्टर की जो अपने टारगेट को अचीव करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम इस फंक्शन को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्म नहीं करेंगे, दैट मीन्स कि हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में कहीं ना कहीं लैग करेंगे। ये फंक्शन बोलता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस होना इस पर डिपेंड नहीं करता कि उसके कैसे फिजिकल रिसोर्सेज हैं और कैसे फाइनेंशियल रिसोर्सेज है। वो इस पर डिपेंड करता है कि जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, इन रिसोर्सेज का यूज करके मतलब इन रिसोर्सेज का मतलब कि अपने फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज का यूज करके उनका ऑप्टिमम यूज करे और अपने टारगेट को, अपने गोल को अचीव कर सके। तो अगर हम ये बोले कि स्टाफिंग फंक्शन किसके लिए कंसर्न्ड है, कि राइट पर्सन को ऑप्ट करना राइट जॉब के लिए, मतलब कि जो जॉब पोजीशन के लिए हमें पर्सन चाहिए हम वही पर्सन को क्या करें, रिक्रूट करें। अगर मुझे एज अ अकाउंट मैनेजर एक पर्सन चाहिए तो मुझे क्या, तो जो हमारी जॉब पोजीशन क्या है, वेकेंट है, वो किसके लिए, एक अकाउंट मैनेजर के लिए। हमें ऐसा पर्सन चाहिए जिसके पास अकाउंट की क्या हो, नॉलेज हो, उसको सब कुछ अकाउंट से रिलेटेड सारी जर्नल एंट्री, सारी लेजर पोस्टिंग सब कुछ आता हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक एडवर्टीजमेंट डालनी पड़ेगी कि हमें एक अकाउंटिंग पर्सन, एक अकाउंट्स का पर्सन चाहिए जिसके पास ये क्वालिफिकेशन क्या हो, अवेलेबल हो। अगर ऐसा पर्सन हमें नहीं मिलेगा तो हम उसे रिक्रूट नहीं करेंगे, कि इस चीज को हम किसी भी चीज से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये नहीं कि कोई पर्सन है जिसको थोड़ी बहुत किसकी नॉलेज है, अकाउंटिंग की नॉलेज है और हमने उसको रिक्रूट करा, नहीं। स्टाफिंग फंक्शन बोलता है कि हमें राइट पर्सन को ऑप्ट करना है, किसके लिए, राइट जॉब के लिए। जो वैकेंट पोजीशन खाली है, जिस पोस्ट के लिए खाली है, हमें उसी पोस्ट के पर्सन के लिए जिसके पास वो स्किल्स है, वो कैपेबिलिटीज है, वो एक्सपीरियंस है, वो क्वालिफिकेशन है, हमें उसी को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो स्टाफिंग की डेफिनेशन बोलती है इट इज concerned with finding the finding the right person for the right job having the right qualification doing the right job at the right time. Doing the right job at the right time. तो क्या समझे हम इस डेफिनेशन से, इन्होंने बोला कि हमें राइट पर्सन को ऑप्ट करना है फॉर द राइट जॉब। जिस वेकेंट पोजीशन के लिए हमें पर्सन चाहिए, हमें क्या करना है, उसी पर्सन को ऑप्ट करना है जिसके पास क्या है, जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है उस जॉब पोस्ट के लिए, हमें उसी पर्सन को क्या करना है, ऑप्ट करना है जिसके पास ये क्वालिफिकेशन अवेलेबल हो। डूइंग द राइट जॉब, और वो क्या करे, उस काम से वो सही काम करे, क्योंकि उसके पास जो क्वालिफिकेशन है वो ऐसी होनी चाहिए कि जो वर्क के लिए हमें वो पर्सन चाहिए वो क्या करे, सही काम करे एट द राइट टाइम। और जब रिक्वायर्ड है वेकेंट जॉब पोजीशन, हमें क्या करना पड़ेगा, उसे तभी फिल करना पड़ेगा। वेकेंट जॉब पोजीशन मतलब कि
फिलहाल के लिए हमारी वो जॉब पोजीशन जिसके लिए हम बंदे को, पर्सन को क्या कर रहे हैं, रिक्रूट कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, डिफरेंट एप्लीकेशन मंगा रहे हैं उस जॉब पोजीशन के लिए, मतलब कि वो जॉब पोजीशन क्या है, अभी वैकेंट है, खाली है। अब हम अपनी पीडीएफ से पढ़ें जो हमारी बुक है। Staffing is defined as the process of obtaining and maintaining the capable and competent people to fill all positions from top to operating level। क्या बोला इन्होंने कि हमें ऐसा पर्सन को ऑप्ट करना है जो कैपेबल हो, जिनके पास स्किल्स हो, जो क्वालिफाइड हो, टू फिल सारी की सारी जॉब पोजीशन, चाहे वो टॉप लेवल से लेके ऑपरेटिंग लेवल तक के। ये नहीं कि हम कोई से भी पीपल को रिक्रूट करते जा रहे हैं विदाउट हैविंग एनी स्किल, क्योंकि जो हमने देखा कि ट्रेडिशनल मेथड में हमारा मेन मोटिव होता था कि हमें जो जहाँ पे जॉब पोजीशन खाली है उनको फिल करना है। पर अगर हम मॉडर्न मैनेजमेंट की बात करें, यहाँ पे सब चीज चेंज हो गया। यहाँ पे मैनेजमेंट की डेफिनेशन ही चेंज हो गई। उन्होंने बोला कि हमें अपने वर्क को इफेक्टिव एंड इफिशिएंट मैनर में कंडक्ट करना है। इफेक्टिव एंड इफिशिएंट मैनर दैट मीन्स कि जब हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होंगे, एफिशिएंट होंगे, तभी तो हम अपने रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज कर सकेंगे, जब उनके पास वो क्वालिफिकेशन हो जिसके लिए वो काम कर रहे हो। इन द वर्ड्स ऑफ डेल्टन एमसी फार्लेन, स्टाफिंग इज द फंक्शन बाय विच मैनेजर्स बिल्ड एन ऑर्गेनाइजेशन। क्या करते हैं, ये एक फंक्शन है जिसके द्वारा जो मैनेजर है एक ऑर्गेनाइजेशन को बिल्डअप करते हैं। किसके थ्रू, रिक्रूटमेंट के थ्रू, सिलेक्शन के थ्रू, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एज कैपेबल एम्प्लॉयज। जो पोजीशन के लिए हमें पर्सन चाहिए हम उनको वैसे ही पर्सन को ऑप्ट करें। ये नहीं कि हमारी कोई वैकेंट जो पोजीशन है और उसमें हमने अपने रिलेटिव को जॉब देने के लिए हमने उसको रिक्रूट करा, बट ही डजंट हैव एनी क्वालिफिकेशन, उसके पास कोई भी स्किल्स, कोई भी क्वालिफिकेशन इतनी नहीं थी। तो उसने बोला कि हमें एक प्रोसीजर रिक्रूट करना, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस मंगाना, फिर उसमें से जो पर्सन उस पोजीशन के लिए क्या है सुटेबल है उसको सेलेक्ट करना, और फिर उसको उसके अदर एक्टिविटीज में भी, उनकी करिकुलम एक्टिविटीज में भी उसकी डेवलपमेंट कराना, उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। अकॉर्डिंग टू कून्स और डर्नल, उन्होंने क्या बोला, स्टाफिंग इज द एग्जीक्यूटिव फंक्शन, क्योंकि हम इसी में क्या करते हैं, अपनी एक्टिविटीज को एक्चुअली करना स्टार्ट करते हैं थ्रू मैन पावर या वर्कफोर्स, विच इन्वॉल्व्स रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, कंपनसेटिंग मतलब जो वो वर्क कर रहे हैं उसके लिए उनको कंपनसेट करना, क्योंकि अगर हम किसी को उनकी वेजेस प्रोवाइड नहीं करेंगे, इन रिटर्न कुछ देंगे नहीं, तो वो अपना 100% उसकी अचीवमेंट के लिए नहीं देंगे। ट्रेनिंग एंड प्रमोशन, रिटायरमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट मैनेजर्स, और जैसे जैसे एक टाइम पीरियड हो जाता है जब वो अपनी परफेक्शन में लैकिंग करने लगते हैं, जब उनका एक टाइम आ जाता है, एज क्राइटेरिया आता है, तो हम उनको क्या करते हैं, रिटायर्ड कर देते हैं। ऐसे ही एक और ऑथर थे दैट इज वी रिच, उन्होंने बोला फिलिंग एंड कीपिंग फील्ड पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। क्या करना कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी वैकेंट जो पोजीशन है उसे कंटिन्यूस बेसिस पे फिल करते रहना। एंड कीपिंग फील्ड मतलब कि जो जॉब पोजीशन में अभी पर्सन है और उनको किसी ना किसी वजह से हम क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं, या वो रिटायर हो रहे हैं, उसको पोजीशन को दोबारा फिल्ड अप करते रहना, जिससे कि यंग टैलेंट, न्यू टैलेंट हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता जाए। थस स्टाफिंग इज कंसर्न्ड विद द, तो वो किससे मेन उसका कंसर्न होता है, प्लेसमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल दोस मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उनका डेवलपमेंट होना किसके थ्रू, प्लेसमेंट के थ्रू, ग्रोथ के थ्रू, डेवलपमेंट के थ्रू, विच फंक्शन इट टू गेटिंग थ्रू द एफर्ट ऑफ अदर इंडिविजुअल, जिससे कि हम अपना काम कराएं किसके एफर्ट से, दूसरे पर्सन के एफर्ट से, उन इंडिविजुअल, उन वर्कफोर्स, उन एम्प्लॉयज के एफर्ट से। अगर हम बात करें इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 से 6 पॉइंट, मैक्सिमम कितने पॉइंट है, 9 पॉइंट है। आपको 6 पॉइंट तो ऐसे होने चाहिए कि बिल्कुल टू द पॉइंट होने चाहिए। अब क्या बोलता है कि जो स्टाफिंग है इज अ विटल मतलब होता है इम्पोर्टेंट, क्या है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का, बिकॉज इसलिए क्योंकि इट फैसिलिटेट, ये क्या करता है, बताता है डिस्कवरी ऑफ कॉम्पिटेंट एंड क्वालिफाइड। कॉम्पिटेंट मतलब कि वो इतने योग्य रखते हो कि वो उस जॉब पोजीशन को अच्छे से हैंडल
कर सके। एंड क्वालिफाइड मतलब जो क्राइटेरिया है उसको फिलअप करने के लिए उनके पास इतनी क्वालिफिकेशन, इतनी स्किल्स अवेलेबल है टू टेक अप वेरियस पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। वेरियस पोजीशन मतलब कि टॉप से लेके ऑपरेटिव लेवल तक के हमें सारे किसके थ्रू बनना है, स्टाफिंग फंक्शन को परफॉर्म करके इन वेरियस पोजीशन को फुलफिल करना है। इट इनहेंस प्रोडक्टिविटी बाय प्लेसिंग राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। जब हम जो हमारे पास वेकेंट जॉब पोजीशन है और हम उसके लिए जो पर्सन रिक्वायर्ड है, जो क्वालिफिकेशन का इंडिविजुअल रिक्वायर्ड है, वर्कफोर्स रिक्वायर्ड है, हम उसी पर्सन को क्या कर रहे हैं, उसमें फिल कर रहे हैं, तो जो हमारी प्रोडक्टिविटी होगी, जो हमारा रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज होगा, वो क्या होगा, बहुत अच्छे से हो सकेगा और हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को विदाउट लैकिंग एनी प्रॉब्लम अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, राइट पर्सन को ऑप्ट कर रहे हैं, चूज कर रहे हैं राइट जॉब पोजीशन के लिए, जिसके पास वो क्वालिफिकेशन है, जो वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट है और अपने काम को अच्छे से हैंडल कर सके। It helps in estimating the staffing requirement of the organization in future। ये बोलता है कि हमें ये भी एस्टिमेट करना पड़ेगा कि इन फ्यूचर अगर हम किसी भी अपने प्रोडक्ट का एक्सपेंशन करते हैं, ग्रोथ करते हैं, तो कितनी मैन पावर या कितनी वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इसके लिए हमें पहले ही क्या एक चार्ट डिसाइड करना पड़ता है, जिसे हम एडवर्टीजमेंट के थ्रू पीपल्स को, इंडिविजुअल्स को, वर्कफोर्स को रिक्रूट करते हैं, नंबर ऑफ वर्कफोर्सेस को। फोर्थ पॉइंट बोलता है इट प्रिपेयर्स द पर्सनल टू ऑक्यूपाई द टॉप पोजीशंस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करता है, जो हमारे नीचे लेवल पे, मिडिल लेवल या लोअर लेवल पे पर्सन्स, वर्कफोर्स काम करती है, वो उनका इतना कैपेबल करता है कि अगर इन फ्यूचर अगर टॉप पोजीशन में, टॉप लेवल पे कोई भी जॉब पोजीशन क्या हो, खाली हो, तो हम इन अंदर के ही लोगों से क्या कर सके, उस जॉब पोजीशन को फिल्ड कर सके। जिससे कि एक फायदा, अंदर के लोग क्या होते हैं, मोटिवेट करते हैं, अपने ऊपर लेवल्स का काम जानने की कोशिश करते हैं, जिसके उनके अंदर क्या बढ़ती है, एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि अगर हम अपने वर्क को और अच्छे से करेंगे, उनका मोराल अगर इंक्रीज होगा, उनके एफर्ट अगर क्या होंगे, डबल होंगे, तो वो इन फ्यूचर इस जॉब पोजीशन को क्या कर सकते हैं, ऑक्यूपाई कर सकते हैं। इसको बोलेंगे हम इंटरनल रिक्रूटमेंट। मतलब कि हम अंदर के ही लोगों को ऊपर की टॉप पोजीशन के लिए इतना कैपेबल बना रहे हैं कि इन फ्यूचर अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिले तो वो उनको ग्रैब कर सके, अगर वो इतनी कैपेबिलिटी रखते हो, इतना एक्सपीरियंस रखते हो कि वो उस पोजीशन को इजीली हैंडल या ऑक्यूपाई कर सके। फिफ्थ वन इज इट हेल्प्स डेवलपमेंट ऑफ पीपल थ्रू द प्रोग्राम्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। स्टाफिंग फंक्शन में हम अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं कि अब वो अपनी अदर स्किल्स में भी क्या कर सके, फोकस कर सके, और इन फ्यूचर अगर उनको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है कहीं पे भी, तो वो उसको इजीली ग्रैब कर पाए। इट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ एग्जिस्टिंग फोर्स। वो ये इंश्योर करती है कि वो अपने एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स का क्या कर सके, अच्छे से यूज कर सके और उनको इतना कैपेबल बना सके कि वो इजीली हर एक इनोवेटिव टेक्निक्स को ऑप्ट कर सके, कि वो इसको ऑप्ट करने के लिए कहीं भी डरे ना। और वो अगर इन फ्यूचर, जैसे मैंने बोला था कि टॉप पोजीशन में कोई भी वैकेंट जॉब पोजीशन या उनके ऊपर लेवल पे कोई भी जॉब पोजीशन वैकेंट होती है, तो वो उनको इजीली ग्रैब कर पाए। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, उनको इतना कैपेबल, इतना कॉम्पिटेंट बनाती है। नेक्स्ट वन इज इट इंश्योर्स एडुकेट एंड इक्विटेबल रेम्यूनरेशन ऑफ वर्कफोर्स। मतलब एडुकेट मतलब बोलता है कि जितनी उनकी क्वालिफिकेशन है, जितना उनको वेजेस या रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए, आप उतना उनको प्रोवाइड करो एज पर द ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी या एज पर द इंडस्ट्री पॉलिसीज या नॉर्म्स एंड वैल्यूज। अगर एक चार्टेड अकाउंटेंट है या एक सीएमए है, आपका कॉम्पिटिटर उसको 50,000 सैलरी प्रोवाइड कर रहा है और आप अपने सीएमए को 30 या 40,000 प्रोवाइड कर रहे हो, डेट मीन्स कि आप अपने सीएमए को क्या कर रहे हो, एक एडुकेट सैलरी प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, जितना कि वो आपको अपना एफर्ट दे रहा है। डेट मीन्स कि वो उसकी एडुकेट सैलरी नहीं है।
एंड इक्विटेबल मतलब कि हर एक एम्प्लॉय को आपको सेम अमाउंट ऑफ वेजेस प्रोवाइड करने, जिनकी स्किल सेम है, जो सेम अमाउंट ऑफ वर्क कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स या जॉब पोजीशंस। आपको उनके बीच में बाइसनेस, भेदभाव नहीं करना है बिल्कुल भी। अब नेक्स्ट बात करता है, इट रिजल्ट इन हाई एम्प्लॉय मोरल एंड जॉब सेटिस्फेक्शन बाय प्लेसिंग द राइट पर्सन ऑन राइट जॉब। जब हम इंडिविजुअल को या वर्क फोर्स को जिस चीज की उसको नॉलेज है, जिस चीज में वो कॉम्पिटेंट है, जिसके पास उसकी क्वालिफिकेशन है, हम उसको उसी जॉब पोजीशन में क्या करते हैं, फिल करते हैं, तो वो क्या होता है, उसका मोरल इंक्रीज होता है, वो अपने वर्क को 100% डेडिकेशन के साथ कर पाता है और वो अपनी जॉब से 100% क्या होता है, सेटिस्फाई होता है, क्योंकि हमने उसको वो जॉब पोजीशन प्रोवाइड किया जिसमें वो एक्सपर्ट है, जिसमें वो अपना 100% एफर्ट दे सकता है। अब हम बात करें 9 पॉइंट की, दैट इज इट मेक्स द टॉप मैनेजमेंट अवेयर ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ मैन पावर अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर, प्रमोशन, टर्नओवर, रिटायरमेंट एक्सेट्रा ऑफ द प्रेजेंट एम्प्लॉयज। ये इंश्योर करता है कि टॉप मैनेजमेंट इतने अवेयर होना चाहिए कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने मैन पावर की रिक्वायरमेंट है। अगर हम किसी भी एम्प्लॉय को ट्रांसफर कर देते हैं, किसी भी एम्प्लॉय को प्रमोट कर देते हैं, या टर्नओवर मतलब कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय अगर सेटिस्फाई नहीं होते, वो क्या कर रहे हैं, अपना ट्रांसफर कर रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं, जिसे टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉय भी बोला जाता है। रिटायरमेंट या किसी एम्प्लॉय की रिटायरमेंट हो रही है या डेथ हो रही है, तो हमें देखना, ये एनालिसिस करना है कि कितनी मैन पावर की रिक्वायरमेंट है अभी इन फ्यूचर इन प्रेजेंट हमें। और अगर हम इन पॉइंट्स को परफॉर्म करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो हम स्टाफिंग फंक्शन को क्या कर सकते हैं, अच्छे से कंडक्ट कर सकते हैं और इसके बेनिफिट हमें जल्द ही देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज स्टाफिंग प्रोसेस, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनको हमें सीरियल वाइज ही परफॉर्म करना होता है। तो क्या बोलता है, staffing process is concerned with providing the organization with the right number of people at the right place। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टाफिंग फंक्शन ये इंश्योर करता है कि हम राइट पर्सन को क्या करें, एक्रू करें, ऑप्ट करें फॉर द राइट जॉब एंड एट द राइट टाइम। जब चाहिए, नीड है हमें एम्प्लॉयज की, उसी टाइम पे हमें उनको रिक्रूट करना है, so that the organization would be able to achieve its goal effectively, जिससे कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने गोल को ऑन टाइम अचीव कर सके। जस्ट वन रॉन्ग डिसीजन इन द प्रोसेस, अगर हम एक भी डिसीजन क्या कर लेते हैं, रॉन्ग ले लेते हैं, गलत ले लेते हैं, वुड प्रूव टू बी कॉस्टली टू द एंटायर एंटरप्राइज, जिससे कि हमें बहुत बड़ा लॉस देखने को मिल सकता है। और रॉन्ग प्लेसमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम किसी भी पर्सन को या किसी भी इंडिविजुअल को रॉन्ग प्लेस कर देते हैं, मतलब उस जॉब पोजीशन की जिसके बारे में उसको क्या है, बिल्कुल भी 0% नॉलेज है, वुड एडवर्सली इफेक्ट द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल, जिससे कि हमारी प्रोडक्टिविटी क्या हो सकती है, डैमेज हो सकती है, या उसका बहुत नेगेटिव इफेक्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन को देखने को मिल सकता है। अब हम इनके प्रोसेस की बात करते हैं जिसमें ये स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। अब हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, दैट इज मैन पावर प्लानिंग। मैन पावर प्लानिंग बोलता है, एक मिनट, इसको पहले हम इस तरीके से कर लेते हैं। हाँ, तो मैन पावर प्लानिंग बोलता है कि हमें एस्टिमेट करना कि इन फ्यूचर हमें कितने एम्प्लॉयज की नीड हो सकती है। दैट मीन्स कि फाइंडिंग द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एंड द टाइप ऑफ एम्प्लॉय। टाइप मतलब कि हमें किस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की पर्सन की जरूरत है। ये किससे कंसर्न करता है कि हमें कितने एम्प्लॉयज चाहिए और कैसे एम्प्लॉयज। टाइप मतलब कि उनके पास क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जिससे कि वो उस क्राइटेरिया या उस वैकेंट जॉब पोजीशन में क्या हो सके, फुलफिल हो सके या सूट हो सके। क्योंकि अगर हम
फॉलो नहीं करेंगे तो हमें बहुत से कंसिक्वेंसेस बियर करने पड़ सकते हैं, क्योंकि अगर हम ज्यादा एम्प्लॉयज को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रख रहे हैं, दैट मीन्स कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उतना वर्क है ही नहीं जितने हमारे पास एम्प्लॉय है। तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन दैट मीन्स कि क्या है, हमारे वहाँ वर्क फोर्स ज्यादा है, और हमारे दैट मीन्स कि हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो पॉलिसीज बनाई नहीं है जिससे कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को सही तरीके से इफेक्टिवली या एफिशिएंटली वर्क करवा सके। तो मैन पावर किससे डील करता है कि हमें देखना है कि कितने एम्प्लॉयज की इन फ्यूचर हमें रिक्वायरमेंट हो सकती है और किस टाइप ऑफ पर्सन, मतलब उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या होना चाहिए। तो पढ़ते हैं हम यहाँ से, ऑल्सो नोन एज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, क्योंकि जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है वहाँ पे HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक अलग से डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे वो पर्सन्स को क्या करता है, रिक्रूट करता है, प्लानिंग करता है कि कितने एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट है। उनसे सारा रिक्रूटमेंट से लेके सिलेक्शन से लेके ट्रेनिंग से लेके वहां पे ही देखा जाता है। द मैन पावर प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइन करना, मतलब कि देखना कि कितने एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट है, एंड एश्योरिंग, और ये एश्योर करना दैट द ऑर्गेनाइजेशन विल हैव एडुकेट नंबर ऑफ क्वालिफाइड पर्सन, कि जितने हमारे ऑर्गेनाइजेशन में पर्सन की रिक्वायरमेंट है, वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट है, क्या उतने एम्प्लॉयज हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं। अगर ऐसा नहीं है दैट मीन्स कि हमारा क्या पता जो हमारे एम्प्लॉयज है वो ओवर बर्डन हो रहे हो। अगर हमारे एम्प्लॉयज 10 हैं और हम उनसे काम 20 का करवा रहे हैं, दैट मीन्स कि क्या है, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ओवर बर्डन हो रहे हैं, उन पे वर्कलोड ज्यादा है। Available at the proper times, performing job which meets the need of enterprise and which provides satisfaction for the individuals involved। ये किसने बोला, डायल से, कि हमें एडुकेट नंबर ऑफ क्वालिफाइड पर्सन हमारे ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए, प्रॉपर टाइम में, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं और उनको भी क्या हो, वो भी जॉब सेटिस्फाई हो। हम बात करते हैं कि मैन पावर मेनली किस चीज पे फोकस करता है। सबसे पहला वो बोलता है कि हमें डिटरमाइन करना है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर ये बोलता है डिटर्मिनेशन ऑफ स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज रिक्वायर्ड टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, कि हमें कैसे एक्सपर्ट चाहिए, उनके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए, वो कितने कैपेबल होने चाहिए अपने वर्क को करने के लिए। नेक्स्ट वन इज estimating the additional human resources requirement in the light of the organization current human resources, कि हमें ये एनालिसिस करना कि इन फ्यूचर हमें कितने एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ एक्शन प्लान्स टू मीट द ह्यूमन रिसोर्सेज नीड। इस नीड को फुलफिल करने के लिए अगर हमें और एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट है और वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट है तो हम उनको कैसे रिक्रूट कर सकते हैं, क्या क्या प्लान, उसको हैंडल करने के लिए हमें प्लान्स पॉलिसीज पहले से ही बना के रखनी पड़ेगी। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या करता है, करंट असेसमेंट मतलब कि ये इंश्योर करना कि इन प्रेजेंट हमारे पास कितने एम्प्लॉयज अवेलेबल हैं। फ्यूचर असेसमेंट की इन फ्यूचर हमारे पास कितने एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट हो सकती है, एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्यूचर प्रोग्राम एज वेल एज करियर डेवलपमेंट, और उनके इन फ्यूचर के लिए मोर अपॉर्चुनिटीज उनको ग्रैब करवा सके, उनके लिए उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करवाना। नेक्स्ट वन इज रिक्रूटमेंट क्या बोलता है कि हमें पीपल्स को क्या करना, इंड्यूस करना, अट्रैक्ट करना कि वो हमारे एप्लीकेशन को क्या करें, अप्लाई करें, जिससे कि हमें मोर चॉइसेस मिल सके डिफरेंट बैकग्राउंड से जो एम्प्लॉयज आइए उनके में से, और हमें मोर चॉइसेस मिल सके डिफरेंट एम्प्लॉयज से, जिससे कि हम एक बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट को अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिक्रूट कर सके। और एक बात ये और याद रखना कि हम जो रिक्रूटमेंट है उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव प्रोसेस भी बोलते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, इनमें मोर एंड मोर एम्प्लॉयज को इंड्यूस करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं फॉर द एप्लीकेशन फॉर जॉब, कि वो इस एप्लीकेशन फॉर जॉब को क्या कर सके, फुलफिल कर सके या अप्लाई कर सके। तो क्या बोला है यहाँ पे, रिक्रूटमेंट इन्वॉल्व सीकिंग एंड अट्रैक्टिंग अ पूल ऑफ पीपल मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल जहाँ पे बहुत ज्यादा लोग अवेलेबल हो और वो हमारे जॉब एप्लीकेशन को अप्लाई करें
फ्रॉम विच क्वालिफाइड कैंडिडेट, और वही फिल करे जो उस क्वालिफिकेशन को, मतलब जो हमने उसमें क्राइटेरिया रखा है वो उनको फुलफिल कर सके, जो अलग अलग बैकग्राउंड से हो, अलग अलग कास्ट से हो, और हम उनमें से एक बेस्ट चॉइस को ऑप्ट कर पाए। For job vacancies can be selected. Development and maintenance of adequate manpower resources is the main task of recruitment. ये किसका मेन टास्क होता है रिक्रूटमेंट का, कि हमें उतनी ही मैन पावर क्या करनी है, रिक्रूट करनी है जितनी रिक्वायर्ड है। अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 10 फोर्स की रिक्वायरमेंट है और 100 लोगों ने अप्लाई करा है, तो हमें 10 लोगों को क्या करना है, रिक्रूट करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। According to daily order, recruitment is the process of discovering the source of manpower to meet the requirement of staffing schedule। कि क्या करना, कि अपने मैन पावर को डिस्कवर करना जिससे कि हम स्टाफिंग शेड्यूल को क्या कर सके, मीट कर सके, एंड टू एम्प्लॉय इफेक्टिव मेजर्स फॉर अट्रैक्टिंग द मैन पावर इन एडिक्वेट नंबर, और मोर एंड मोर इफेक्टिव एम्प्लॉयज को रिक्रूट कर सके इन इफेक्टिव मेजर्स, मतलब जो हम उनके अंदर उनको क्राइटेरिया देते हैं, जो अभी हम उनको बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे इन फ्यूचर, उससे हम मोर एंड मोर एक बेस्ट एम्प्लॉय को हायर कर सके। टू फैसिलिटेट इफेक्टिव सिलेक्शन ऑफ एन एफिशिएंट वर्कफोर्स, मतलब एक अच्छी वर्क जॉब पे हम क्या करना है, एक इफेक्टिव, एक एफिशिएंट मैनेजर को, एक एफिशिएंट वर्कफोर्स को क्या करना, रिक्रूट करना। नेक्स्ट वन इज सिलेक्शन। सिलेक्शन को हम नेगेटिव प्रोसेस बोलते हैं क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रिजेक्टेड पर्सन ज्यादा होते हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं, हमारे पास 500 लोगों ने हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई करा और उनमें से हमने क्या करा, एक पर्सन को सिलेक्ट करा जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट होगा। डेट मीन्स कि नंबर ऑफ सिलेक्टेड पर्सन क्या है, कम है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ रिजेक्टेड। इसलिए इसको सिलेक्शन प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक नेगेटिव प्रोसेस बोलते हैं। और ये एक बहुत क्रिटिकल स्टेप है जिसके लिए हमें माइंड को क्या खोल के रखना पड़ता है कि कौन हमारे एम्प्लॉय, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट होगा। It probably the most critical step in the staffing process as it involves choosing candidate who best meeting the qualification and requirement of the job, जो वहाँ पे best suit कर रहा हो हमारी job position के लिए, vacant job position के लिए। Next one is training। ट्रेनिंग में क्या बोलता है कि हम चाहते हैं अगर हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो क्या रहे, अपडेट रहे, उनकी नॉलेज हमेशा अपडेट होती रहे, उनकी जो स्किल्स है वो और ज्यादा बड़े, इंक्रीजिंग हुए डे बाय, और वो अपने वर्क को और अच्छे से क्या इन एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर में परफॉर्म कर सके, तो हमें अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में एनरोल करवाना पड़ेगा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग इज टू अचीव अ चेंज इन बिहेवियर ऑफ दोज ट्रेन। जिनको हम ट्रेन कर रहे हैं उनके बिहेवियर में एक चेंज लेके आना, कि अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी चेंज आता है वो उनको क्या करना चाहिए, इजीली ऑप्ट कर सके विदाउट हेजिटेटिंगली या विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग, मतलब किसी भी चीज को बिना सोचे वो उस चीज को ऑप्ट कर सके। नेक्स्ट वन इज प्लेसमेंट एंड इंडक्शन। ये मैंने जब चैप्टर स्टार्ट करा था तो शुरू में बताया था प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। तो प्लेसमेंट में हमने क्या बोला था, इसमें बोला कि आप अपने जो एम्प्लॉय को हमने सेलेक्ट करा है फॉर द वैकेंट जॉब पोजीशन या फॉर द रिक्वायर्ड जॉब पोजीशन, उसको उसकी रैंक्स, उसकी जिस जॉब पोजीशन के लिए वो रिक्रूट किया गया है उसके लिए उसको अथॉरिटी देना, उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी देना और उसको बताना कि आपका ये वर्क है, और अगर वो अपनी जॉब से क्या कर रहा है, सेटिस्फाई है, इट मीन्स कि वो प्रॉपरली प्लेस्ड हो चुका है। अगर उसे कहीं भी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही है अपने वर्क को, तो मैनेजर को ये रीजन फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हमने जो एम्प्लॉय को प्लेस्ड किया है वो एप्टीट्यूड एंड पोटेंशियल, मतलब जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्राइटेरिया था, जो रूल्स रेगुलेशन थे, जिस जॉब पोजीशन के लिए उसको रिक्रूट किया था उसी के लिए उसको वहां पे फिल किया गया है या नहीं। पर अगर हम बात करें इंडक्शन की, इंडक्शन बोलता है कि आप अपने एम्प्लॉयज को फैमिलियर करवाना फ्रॉम टू दी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज, मतलब कि उसको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक होम एनवायरनमेंट दिलाना जिससे कि वो ऑर्गेनाइजेशन को इजीली
वहां पे सूट कर सके, वहां पे अपने आप को ढाल सके ऑर्गेनाइजेशन की नीड के अकॉर्डिंग। दैट मीन्स कि उसको बिलोंगिंगनेस ऑफ फीलिंग प्रोवाइड करवाना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब एक न्यू पर्सन आता है तो उसके वहां के काम करने समझने में, वहां की नॉर्म्स, वहां की वैल्यूज को समझने में कुछ टाइम लग जाता है। तो उसको इंट्रोडक्शन के थ्रू हमें इंट्रोड्यूस करवाते हैं, वहां के वर्क से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, पूरे ऑर्गेनाइजेशन से इंट्रोड्यूस करवाते हैं थ्रू दी प्रोसेस ऑफ इंडक्शन।